तो चलिए आज हम लोग मैथ के वैसे सवाल को पढ़ेंगे जिसके बोर्ड 2024 परीक्षा में आने का सबसे प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, 264 मीटर क्यूब। ठीक है, तथा इसका आयतन जो है 924 मीटर क्यूब दिया हुआ है। एक बेलनाकार खंभा है, बेलनाकार खंभा है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, क्या है, बेलनाकार खंभा है। ठीक है, तो बेलन के आकार का एक है खंभा। ठीक है, ये है बेलनाकार खंभा। ठीक है जी, ये है बेलनाकार खंभा। ठीक है, ये है आपको बेलनाकार खंभा जिसकी ऊंचाई जो है, देखिए निकालना क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई अर्थात यही ना हमारी ऊंचाई है जी, हमारे बेलनाकार खंभे की ऊंचाई यही हुआ। ठीक है, ऊंचाई अर्थात h निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है। इस बेलनाकार खंभे की ऊंचाई हमको मालूम करना है, जबकि दिया हुआ इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है जी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपको 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर आपको ये दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर। 264 मीटर का स्क्वायर बेलनाकार जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, चूंकि यह क्या है, बेलन के आकार का खंभा है, बेलनाकार खंभा है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। अर्थात आपको 2 पाई आर एच बराबर 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। जरा इसमें एक और बात ध्यान देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तथा इसका आयतन जो है 924। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब। ठीक है जी, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से इसका मतलब यह हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924 दे दिया। समझ में आया जी, यहाँ पे 2 पाई आर एच बराबर दिया हुआ है 264। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में पाई आर एच दोनों में कॉमन है। तो हम करते क्या है, यहां से पाई आर एच का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 से ही कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, माने 132 बार में, क्या बार में। तो इसका मतलब हुआ कि पाई आर एच का वैल्यू हमको 132 आ चुका है। पाई आर एच का वैल्यू 132 आ चुका है। तो इस पाई आर एच का जो वैल्यू है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो पाई आर एच का वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पाई आर एच गुना, देखिए पाई आर एच, एक ठो आर बच गया ना जी, इसमें 2 आर है तो एक ठो आर बच गया, और ये बराबर 924 होगा। तो इसके हिसाब से पाई आर एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से 132 उठा के, देखिए पाई आर एच के जगह पे 132 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है जी। चलिए, तो यहाँ पे 132 यहाँ पे रख देंगे और गुना आर बराबर 924 हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर हमको आसानी से वैल्यू पता हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 924 अब बट्टा में क्या कर देते हैं, 132 को यहाँ पे भाग कर देते हैं। ठीक है, 132 से यहाँ पे भाग कर देते हैं। तो 132 से जब इसको काटेंगे तो इस 7 बार में कट जाएगा, अर्थात आर बराबर हमको 7 आ गया। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आया, 7, यानी इसकी त्रिज्या हमको मालूम हो गया 7। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमको मालूम हो गया 7। अब ये जो आर का वैल्यू है, इस आर को अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो आर का वैल्यू है, यहाँ पे आर है ना जी, तो यहाँ पे हम पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुना आर का वैल्यू 7 आया है, 7 डाल देते हैं गुना एच, और ये बराबर 132 हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो यहाँ से 7 से आपका 7 कट गया, तो बच गया एच बराबर 132। अब बट्टा में ये जो 22 गुना में है, यहाँ बट्टा में 22 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से 22 छक्के 132 होता है। तो एच बराबर 6 मीटर, एकदम आसानी से हम लोग को आंसर आ चुका है। यही हमारा इस सवाल का जवाब हुआ। बेलन की ऊंचाई जो हुई वो 6 मीटर हुई। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। पहले हम लोग इसका आकृति बनाते हैं। आकृति देखिए, एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। तो वृत्त का ये केंद्र O हो जाएगा और त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर, cm 28 cm, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहा है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले। तो केंद्रीय कोण यहाँ पे 45 डिग्री, लगभग ये आपको कोण हो गया कितना? 45 डिग्री का। कितना कोण हो गया? 45 डिग्री का। ठीक है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण आपको 45 डिग्री हो गया वाले वृत्त के, ये वृत्त है, वृत्त के त्रिज्यखंड। अच्छा बताइए, इस दोनों त्रिज्या से जो खंड करता है तो इस खंड को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड कहते हैं। बुझा नहीं? ठीक है, तो देखिए, तो दो त्रिज्या के द्वारा जो खंड करता है इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ। तो हमको सुनिए, इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको पता क्या है, तो त्रिज्या हमको पता है। क्या पता है? त्रिज्या। ये जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 99% चांस इसके आने का है। ठीक है, त्रिज्या अर्थात r का वैल्यू हमको इसमें पता है 28 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे कोण जो है, केंद्रीय कोण, ये जो थीटा है ये कितना है? 45 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को याद होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए क्या निकालना है? कोण दिया है, त्रिज्या दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हमें नहीं भी याद होगा तो यहाँ से याद कर लेंगे। कैसे? क्योंकि हमारा कोण कितना का बन रहा है? 45 का। तो कोण क्या है? थीटा है। अच्छा, टोटल जो होता है कितना बनता है? 360 डिग्री। तो थीटा बटा 360 अगुना क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यही हमारा त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल होता है। कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो फॉर्मूला ही पूछ देता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निम्न में से कौन है? तो थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, अथवा इसी को कर देगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से भी कर देगा। समझ में आया? तो अब देखिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान क्या है? 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 28 गुना 28। एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। काट दीजिए, 7 चौके 28, आपको जो है 45 से 45 दूनी 90 और 9 चौके 36, 8 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 से 11 बार में, तो 7 चौके 28 गुना 11, 28 गुना 11 308 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, रुक जाओ। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु ए से क्या कर रहा है? कोई वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर जो है कोई बिंदु ए से वृत्त पर क्या किया गया है? स्पर्श रेखा खींचा गया है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है। पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। क्या दिया हुआ हमारा दिया हुआ है क्या? वृत्त दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपको वृत्त। वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, केंद्र से बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर हो गया। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु है P है, ठीक ना। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु, किसी बिंदु A से, सॉरी यहाँ पे A दिया हुआ है आपको, वृत्त का नाम, सॉरी बिंदु का नाम दिया हुआ है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु A से, माने बिंदु का नाम A दिया है। वृत्त पर, ये जो वृत्त है, वृत्त पर
खींची गई स्पर्श रेखा, माने इस बिंदु से इस वृत्त पर जो है ना स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, यहां से क्या है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है जी, यहां से आपको स्पर्श रेखा, यही स्पर्श रेखा हुई, तो स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 मीटर, अर्थात यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, अब बताइए वृत्त की त्रिज्या यहां से यही ना वृत्त की त्रिज्या होगी, ये वाला जो होगा सो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये आर निकालना है। समझ में आया बात, समझे जी, आकृति समझ में आया। अब देखिए यहाँ ए है तो यहाँ पे कोई बिंदु पी मान लीजिए या बी, जो मर्जी है वो मान ले सकते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं कि कोई जो वृत्त है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उस पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है, लंब होती है। क्या होती है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये क्या होती है, लंब होती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पे जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो लंब होती है। ठीक ना, हम लोग पर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अब बताइए ये अगर लंब होगा, ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो यहाँ पे लंब होगा। लंब होगा तो यहाँ पे समकोण बनेगा, और जब समकोण बनेगा तो समकोण के सामने वाली भुजाएं कर्ण कहलाएगी। ये ओए क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ओए क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक है, अभी जब कर्ण कहलाएगा तो हम लोग पाइथागोरस पर में क्या पढ़े हुए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में हमारा ओ ए पी जो हुआ सो कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ पी ए में क्या हुआ, ओ पी ए में क्या हो जाएगा, कर्ण का जो वर्ग होता है, माने कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ समकोण के सामने वाली भुजा ओए है तो ओए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, पीए का स्क्वायर। समझ में आया जी। अब देखिए ओए क्या है, ओए क्या है, 5 है, तो यहां से 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपको आर है, ओपी क्या है, आर है, आर का स्क्वायर प्लस में पीए क्या है, 4 है। क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 हो गया बराबर हो गया आर का स्क्वायर, अब प्लस में 4 चौके 16, ये जो बराबर के इधर प्लस 16 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 16 बराबर आर, जो स्क्वायर है स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए 25 में से 16 अगर हम लोग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और ये बराबर आर, देयरफॉर आर जो बराबर होगा √9 क्या होगा, 3 के बराबर, यानी 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या, तो अतः वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी आएगी, हमारा कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमको वृत्त की त्रिज्या पूछा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ज्यादातर चांस इस सब सवाल का हूबहू छप जाए या फिर अंक बदल के छप जाए, माने ज्यादातर आने का संभावना रहता है। ठीक है, ये नहीं तो दूसरा लेकिन सेम रहता है। देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, और -3, -5 है। माने निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, इसका टोटल हम फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं। ठीक ना, चलिए देखते पहले आकृति देखते हैं, त्रिभुज देखते हैं हम लोग। ठीक है, राइट साइड में देखिए ये हमारा त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका शीर्ष यही हुआ ए हुआ, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। इस तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ए का निर्देशांक क्या है, 1, -1 है, बी के निर्देशांक है -4,
6 है और सी के निर्देशांक -3, -5 है। आया समझ में जी? ठीक है, आगे देखिए। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम करना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करने के लिए हम ट्रिक बताए हुए हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1। ठीक है, देखिए हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो मेन ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है जी, और इसको याद करने के लिए हम बताए हुए हैं ट्रिक। क्या? हाफ यहां रहेगा 123 प्लस 231 प्लस 312। ठीक है, हाफ 123 प्लस 231 प्लस 312। ये याद रखने से क्या मतलब है कि 1 का मतलब x1 से है, 2 का मतलब y2 से है, 3 का मतलब y3 से है, प्लस 2 का मतलब x2 से है, 3 का मतलब y3 से है और 1 का मतलब y1 से है। यहाँ 3 का मतलब x3 से है इंटू 1 का मतलब y1 से है और 2 का मतलब y2 से है। ऐसा याद रखने से क्या होता है कि हमको जो है ये मतलब कि y2 के जगह पे y3 नहीं लिखाएगा, मतलब कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए 123 फर्स्ट, 231 312 याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 123 231 312 बैठा देना, इसके सामने इसको बैठा देंगे, x यहां लगा देंगे, यहां y लगा देंगे, यहां y लगा देंगे। देखिए इसको ब्रैकेट हो गया x1 y2 माइनस y3। ठीक है, तो ये जो है ट्रिक है याद रखने का, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, गलती नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से वैल्यू को उठाते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं x1 y1 का मान कितना है। तो यहां से देखिए यहां लिख देते हैं x1 x2 x3 y1 y2 और y3 का वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ठीक है, x1 का वैल्यू यहां पे हो गया, ये हो गया आपको x1 y1, ये हो गया आपको x2 y2 हो गया और ये हो गया x3 y3। ठीक है, समझ में आया जी? अब देखिए x1 का वैल्यू कितना है 1 है, x2 का वैल्यू माइनस में 4 है, x3 का वैल्यू माइनस में 3 है, yn का वैल्यू माइनस में 1 है, y2 का वैल्यू 6 है प्लस में और y3 का वैल्यू माइनस में 5 है। आया समझ में? सारा चीज हमारा निकल करके तैयार है। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, हमको आंसर एकदम आसानी से आ जाए, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम गलती नहीं होगी। देखिए हाफ, अब इसको बैठाते हैं इसमें। x1 कितना है 1 है, इंटू y2 कितना है देखिए यहां से उठा लीजिए 6 है, माइनस y3 कितना है देखिए y3 माइनस में 5 है, माइनस में 5 है तो माइनस माइनस प्लस में 5 कर देते हैं। ऐसा समझ में जी? प्लस x2 देखिए यहां कितना है माइनस में 4 है, माइनस में रहता है तो इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, तो -4 है इंटू y3 कितना है माइनस में 5 है, माइनस y1 कितना है माइनस में 1 है, -5 y3 है और माइनस y1 भी माइनस में 1 है, तो माइनस माइनस प्लस में 1 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा कितना x3 देखिए माइनस में 3 है इंटू y1 कितना है y1 माइनस में 1 है और माइनस y2 देखिए कितना है 6 है। ऐसा समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। हाफ इंटू 5 6 11, 11 कम 11। ठीक है, प्लस यहां देखिए -5 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 आएगा तो 4 चौके 16। ठीक है, अब माइनस में 4 आया है, माइनस माइनस प्लस में। ठीक है,
इसका माइनस में इसका माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा ना जी। -5 और प्लस 1, माइनस में 4 आएगा तो 4 चौके 16, अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मिटा दे प्लस। 6 1 7 दोनों माइनस में है तो 6 1 7 माइनस में 7 आएगा तो 7 3 21, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आया समझ में? इसको मिटा दे, एक लाइन शॉर्ट कर दिए हैं। अब देखिए हाफ इंटू, देखिए इसको गुना जोड़ लेते हैं पहले, तो 6 1 7 7 1 8 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 और 3 1 4 48 आ गया। 2 से इसको काट देते हैं तो 24 वर्ग में कट गया, तो आंसर हमारा आया 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x + y = 5 और 5x - 3y = 4 का हल निकालना हम लोग को। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो ये है रैखिक समीकरण, और 2 समीकरण है इसलिए इसको रैखिक समीकरण युग्म, 2 चरों में है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल है। इसको हम लोग जो है 4 तरह से बनाते हैं, नहीं उसी में से एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, ठीक ना। एक ही सवाल को हम लोग 4 तरह से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि और एक आलेखीय विधि, नहीं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से भी एग्जाम में हर हाल में वो ग्राफ आता ही आता है 5 नंबर में, ठीक ना। और दूसरा सवाल मतलब कि इससे या तो प्रतिस्थापन से आ सकता है, विलोपन से आ सकता है, या फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। कई बार से जो है प्रतिस्थापन आ रहा है, तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण 1 लिख लिया जाता है। क्या है? x + y = 5 है समीकरण 1, ठीक है जी। समीकरण 2 क्या है? 5x है -3y है और बराबर में कितना है? 4 है। ये समीकरण 2 का रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो समीकरण 1 से हम लोग x या फिर y का मान निकाल करके और उस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लोग करते क्या है? समीकरण 1 कह रहा है x + y = 5 है, तो यहां से x = 5 अब प्लस y इधर जाएगा तो माइनस में y आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है जी। क्या मान ले? समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। x का मान यहाँ पे आया समीकरण 1 से 5 - y आ गया, ठीक है। अब ये जो x = 5 - y है, इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, यानी लिख लेते हैं समीकरण 2 में इन मानों को रखने पर, ठीक है जी। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 5x यानी 5 गुना x का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x से जहाँ पे x ना लिख करके हम लोग 5 - y लिख सकते हैं, आ रहा समझ में जी। तो यहाँ पे रखेंगे 5 - y, ठीक है, x के जगह पे हो गया। अब -3y, माइनस में है 3y अब बराबर में है 4, ठीक है। अब देखिए इसको आसानी से हल कर देते हैं, तो 50 25 हो जाएगा, अब माइनस में 5y हो जाएगा और माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। इंप्लाई दैट 25 माइनस 5 3 8y हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। तो यहां से जरा देखिए क्या हो जाएगा? -8y को इधर ले लेते हैं, 4 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको क्या? 25, अब प्लस बराबर के इधर से प्लस इधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा और बराबर में -8y आपको इधर उठ करके आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 8y हो जाएगा। ऐसा समझ में जी, ठीक है। आगे देखिए, तो 25 में से 4 गया तो 21 आ जाएगा और बराबर में 8y आ जाएगा। अब y के गुना में जो 8 है इधर चढ़ जाएगा, 21 के बट्टा में 8 आ जाएगा और यही हमारा y का वैल्यू आया। आया समझ में? y का वैल्यू हमको मालूम हो गया 21/8, आया ना जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y का जो वैल्यू आया है 21/8, तो एक आंसर तो आ गया। तो ये जो y का वैल्यू है 21/8, इसको यहाँ पे समीकरण 3 देखिए, y यहाँ पे है
तो x का वैल्यू 5 में से ये जो 21/8 है यहाँ पे घट जाएगा, तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा ना। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में इन मानों को रखने पर, इन मानों को रखने पर, तो समीकरण 3 क्या कहता है, x बराबर 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, तो y के जगह पे y न डाल के 21/8 डाल लेते हैं, तो इसको बटाबर घटाओ कीजिए, तो x बराबर आ जाएगा आपको 8 लघुत्तम आया, तो 1 से भाग देंगे तो भागफल 8 आएगा, 8 बचे 40 माइनस 21, तो ये बराबर 40 में से कैसे गया, तो 19/8 आया हमको x का वैल्यू, और यहाँ पे y बराबर आया हुआ है 21/8, और यही हमारा x और y निकल गया। आया समझ में? ठीक है, तो आगे कल।